अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्लास 10 से 15.8 दैट इज लेंज़ेस लॉ। स्टूडेंट्स, लेंज़ेस लॉ जो है बेसिकली हमें बताता है कि जब हम किसी भी कॉइल के अंदर करंट को देखते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि करंट इंड्यूस होता है या करंट प्रोड्यूस होता है। तो किसी भी कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है उस करंट की डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो वो डायरेक्शन जो है वो हमें लेंज़ेस लॉ की मदद से जो है वो पता चलती है। तो लेंज़ेस लॉ जो है बेसिकली हमें इंड्यूस करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए जो हम इसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट अगर देखें तो स्टेटमेंट ये है, तो लेंज़ेस लॉ जो है वो द डायरेक्शन ऑफ an induced current is always such that it will oppose the direction of its cause। स्टूडेंट्स, ये है कि जो आपके पास इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा वो होती है कि जो उसको चीज प्रोड्यूस कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। मीन जो भी चीज इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करती है इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके रीजन यानी इसके काज के क्या होती है, ऑपोजिट होती है। राइट, हमारे पास ये एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में अगर स्टूडेंट्स देखें हम, तो ये जब तक कि ये मैग्नेट जो है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, जब तक ये बार मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के पास नहीं है, यहाँ पे हमने एक गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है जो कि हमें बताएगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, या हमें सिर्फ ये बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, मीन डिटेक्ट करता है करंट को गैल्वानोमीटर। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी नहीं था, जबकि इसके ऊपर हमने कोई भी हमने जो है वो मैग्नेट को इसके पास नहीं लाया था या कुछ भी, तो इसके ऊपर कोई करंट नहीं था। जैसे हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं, मैग्नेट को पास लाने से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वहां पे क्या करता है कि करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक करंट प्रोड्यूस होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हम देखेंगे कि जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लाते हैं तो ये जो कॉइल है इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट जो है इस मैग्नेट की क्या करता है, इसको रिपेल करता है मैग्नेट को। तो मैग्नेट को रिपेल करने का मतलब ये है कि ये जो एंड है कॉइल का, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि हम नॉर्थ पोल को पास लाते हैं। नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल दोनों अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, और करंट चूंकि ये कॉइल है सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम इस मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी ये चीज है कि जब हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेट को क्या करती है, कॉइल रिपेल करती है। और रिपेल उसी सूरत कर सकती है जब ये राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है इस कॉइल की वो क्या हो, नॉर्थ पोल हो, वही सिर्फ नॉर्थ पोल को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन ये हमारे पास यहाँ से करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इसको अवे लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो गैल्वानोमीटर की सुई है इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। देखो करंट जो होगा हमारा क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो है वो हमारे पास छोटा सा एक जो है वो टॉपिक है जिसमें हमने जस्ट ये बताना है कि करंट की डायरेक्शन जो होती है इंड्यूस करंट की, वो ऑलवेज अपोज करती है अपने सोर्स को या अपने काज को। जैसे अभी वो रिपेल कर रही है यहाँ पे किसको, इससे नॉर्थ पोल को, और ये नॉर्थ पोल और करंट हमारे पास जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। सो दूसरी बात ये है कि हमने एक पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ना तो उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो इस केस में लेंज़ेस लॉ के केस में एनर्जी जो है वो जो हमारा लेंज़ेस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है या नहीं करता है, हमने वो देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ से इसको मूव करवाते हैं, अपने हाथ से मूव करवाते हैं, तो हाथ की एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आपके जिस्म में केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी जब मूव करते हैं हम इस मैग्नेट को पास लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी, हाथ की जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे जाहिर सी बात है इसको हमने मूव किया ना, जब मैकेनिकल एनर्जी थी मूव किया तो इस मैग्नेट के पास कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे आते हैं इसके पास तो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से देन किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट्स मींस कि जो लेंज़ेस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, होल्ड करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जो कि है 15.11। 15.11 दैट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है जो कि जस्ट डेफिनेशन के लिए है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो टॉपिक है ये 15.10 टॉपिक है जो कि इस ट्रांसफार्मर में यूज होगा। ये ट्रांसफार्मर में हम इसको स्टडी करेंगे भी, बट फॉर टाइम बिंग हम इसकी डेफिनेशन तक हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये बेसिकली ये है कि आपके पास डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे एक वोल्टेज है, ये कॉइल है जिसका नाम हम रख लेते हैं कि ये हमारी कॉइल ए है, ये कॉइल जो है वो क्या है, बी है। अब स्टूडेंट्स देखें इस कॉइल को हमने यहाँ से पॉजिटिव एंड से करंट दिया, यहाँ से करंट दिया। स्टूडेंट्स करंट देंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी कंडक्टर को आप करंट देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब इस कॉइल को करंट देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सोलेनॉइड के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं कि कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है, लाइक दिस। इसकी जो है वो लाइंस बनती रहती है कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे दिस। तो ये कुछ जो है वो स्ट्रेट भी होता है इस तरह का, मींस कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये हो कि हमने इसको क्या दिया, बैटरी प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने की वजह से, हमारी वजह से, करंट देने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये कुछ लाइंस ये जो साथ वाली कॉइल बी पड़ी हुई है देखें उसके अंदर जा रही है। इसके अंदर करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसमें गई है, कॉइल बी में। तो जब किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अभी रिसेंट हमने स्टडी किया है लेंज़ेस लॉ में, मैग्नेट को ले गए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो उस कॉइल के अंदर क्या हुआ था, करंट प्रोड्यूस हुआ था। तो इसका मतलब ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर होंगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल बी को हमने कोई करंट सोर्स नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, एक दूसरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इसके अंदर क्या हुआ है, करंट प्रोड्यूस हो गया। तो दूसरी कॉइल की वजह से अगर इसके अंदर में करंट प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। इन दोनों की बाहमी इंडक्शन से जो है वो करंट वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज इफ अ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, if a current is induced in a circuit due to change of current in another circuit, then this phenomena is called म्यूचुअल। अगर स्टूडेंट्स ये हो गया किसी एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो और उस चेंज की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर क्या हो, करंट प्रोड्यूस हो जाए या इंड्यूस्ड हो जाए, तो ये जो फिनोमेना होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। और अभी रिसेंट नेक्स्ट हम देखेंगे भी ट्रांसफार्मर में इसका यूज कैसे है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन है जो कि जस्ट डेफिनेशन के हद तक आपको
पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली होती कैसे है। देन हम इसकी जो है एप्लीकेशन, अभी म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन है जो कि हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे भी। ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स जो है बेसिकली क्या है कि हमारे अक्सर घरों में हम देखते हैं कि मोहल्ले में कहीं ट्रांसफार्मर लगा होता है जहां से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट जो काम होता है बेसिकली वो जो हमारे गांव में या ये मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं थोड़ा सा अप करते हैं, मींस उसका जो वोल्टेज होता है वो उसको क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। जो फुल और डीप लाइट होती है हमारी वो बेसिकली इन ट्रांसफार्मर की मदद से डीप लाइट को क्या किया जाता है फुल किया जाता है, यानी उसका वोल्टेज जो होता है बेसिकली इंक्रीज किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है वो इंपॉर्टेंट है या आसान है या इनको ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन यह है कि ये इनके अंदर एनर्जी बहुत कम ये लूज करते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ये स्टेप अप कर देते हैं। स्टेप अप करना मतलब वोल्टेज इंक्रीज करना, उसमें हमें पावर लॉस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर सच डिवाइसेस। और भी स्मार्ट डिवाइसेस है जो कि यूज की जाती है, बट ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जो कि रिलायबल है, आसानी से यूज हो सकते हैं, प्लस इनके अंदर पावर डेसिपेशन जो होती है यानी पावर लॉस वो क्या होता है बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स अभी मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ भी की थी। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन होती है। उस ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या है आप देखें कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। एक हमारे पास जो है वो फर्स्ट कॉइल है जो कि ए है जिसको कि हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे कुछ इसको मैं यहाँ पे डायग्राम थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, रीजन ये है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बैटरी है और ये जो बैटरी है ये इंडिकेट करती है कि ये जो वाला करंट होता है यहाँ पे वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसको याद रखेंगे ट्रांसफार्मर हमेशा सिर्फ काम करता है किसके ऊपर, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। हमारे घरों में भी ट्रांसफार्मर की मदद से मींस हम देखते हैं हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा होता है, एसी करंट होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एसी और डीसी क्या चीज है। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है स्टूडेंट्स, ये मिलता है इस कॉइल को। जिस कॉइल को डायरेक्टली आप करंट दे रहे होते हैं इसको हम जो है वो प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल को आप क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी कॉइल को करंट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होने लगता है, जस्ट लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स देखिए हो क्या रहा है कि यहां से एक कॉइल के अंदर बेसिकली इसको हमने करंट प्रोड्यूस किया। करंट देने से ये हमारे पास यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, या आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि ये आपका लोड लगा हुआ है जिसको कि आपने चलाना है ट्रांसफार्मर की मदद से। अब ये है स्टूडेंट्स, या आप इसको जो है वो एज आउटपुट भी कह सकते हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स हमारे पास कॉइल्स है। ये फर्स्ट कॉइल है जिसको कि हम डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो कॉइल जिसको डायरेक्ट करंट दिया जाता है यानी कि करंट जो है वो स्ट्रेट उसके अंदर एसी करंट जो है वो कनेक्ट होता है जिसके साथ, इसको हम जो है वो प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और दूसरी कॉइल जिसके अंदर करंट होता नहीं है बल्कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होने से इसके अंदर भी क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है, वो इंड्यूस्ड करंट होता है। दिस कॉइल इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल स्टूडेंट्स। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दो तरह की स्टूडेंट्स इस ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर लगी होती है। होता यह है ये जो करंट है ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट स्टूडेंट्स, ये कहीं सोर्स से आपके इलाके में ग्रिड स्टेशन वगैरह होता है, ग्रिड स्टेशन से ये करंट आपको आ रहा होता है। करंट आगे सीधा मिलता है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को। प्राइमरी कॉइल को ट्रांसफार्मर के करंट मिलता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साथ वाली जो कॉइल होती है सेकेंडरी कॉइल उसके अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस कर देता है। और उस करंट की वजह से क्या होता है, ये हमारे लोड जो घरों पे आगे मतलब हमारी अप्लायंसेस लगी होती है वो बेसिकली आगे आउटपुट हमें समझने के यहाँ पे मिलता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की क्या होती है कंस्ट्रक्शन एंड आप इसमें वर्किंग भी आप जो है इसको वर्किंग कुछ इसी तरह की यही वर्किंग है। करंट मिलता है प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी कॉइल से आगे सेकेंडरी कॉइल में जाता है। सो
स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे कुछ टर्न्स हुए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है होते हैं ये NP से हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे जो करंट या वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया दैट इज प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ पे जो हमें वोल्टेज आउटपुट के तौर पे मिलेगा वो हमारा क्या होगा V सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज जो कि हमें सेकेंडरी कॉइल से मिलता है। तो स्टूडेंट्स सपोज कि हमने एक वोल्टेज जो है VP अप्लाई किया इस हमारी फर्स्ट प्राइमरी कॉइल को। इस कॉइल को प्राइमरी वोल्टेज देने से क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड साथ वाले कॉइल के अंदर भी एक वोल्टेज क्या करता है EMF इंड्यूस करता है। ये जो EMF है ये क्या है वोल्टेज, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज का हम इसको नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है ये डिपेंड करता है प्राइमरी वोल्टेज। जितना ज्यादा प्राइमरी वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका सेकेंडरी वोल्टेज भी होगा, यानी इनके दरमियान का होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के। दूसरी बात यह है कि ये जो वोल्टेज है V प्राइमरी जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ टर्न्स को, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जितने ज्यादा होंगे वोल्टेज भी क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा जो है वो आगे सेकेंडरी कॉइल तक जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये VS जो है ये भी प्रोपोर्शनल होता है इसके NS के नंबर ऑफ टर्न्स के, ये दोनों क्या होते हैं डायरेक्टली रिलेट होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इन चीजों को जो है मैथमेटिकली हम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एक रिलेशन आता है जिसको कि हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी कहते हैं। दैट इज आपके पास जो रेशियो ऑफ सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज जो प्राइमरी वोल्टेज होती है बेसिकली डायरेक्टली रिलेट होती है NS और NP, यानी कि VS NS के प्रोपोर्शनल है और VP जो है वो NP के क्या है प्रोपोर्शनल है, और ये बेसिकली ट्रांसफार्मर इक्वेशन मैथमेटिकली इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स देन नंबर ऑफ टर्न्स की बेस के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, इसकी बेस के ऊपर दो तरह के ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती है स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर की। इनमें एक है नंबर 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो है जो कि वोल्टेज को क्या करता है इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इन केस ऑफ वोल्टेज भी हम देखेंगे VS और VP की, और NS और NP के केस में भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है लेट्स से ये जो टर्न्स हमने किए हुए हैं हम कहते हैं ये कितने 100 है, और ये जो है वो कितने हैं 50 है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल हो तो इसका मतलब है कि सिंपल सा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो VS होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे VP से, यानी कि VS भी क्या होगा VP से बड़ा होगा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी वो वोल्टेज को क्या करता है इंक्रीज करता है। जैसे हमारे जो घरों में स्टेबलाइजर लगा होता है हमने देखे हम स्टेप अप करते हैं तो उसकी वजह से वोल्टेज क्या होती है इंक्रीज होती है। तो ये बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी जिसके नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल जो होता है ग्रेटर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल से। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ग्रेटर हो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल से, लाइक इसका हम ऑपोजिट कर लेते हैं, ये अगर 100 है तो ये हम कहते हैं कितना है 150 है। तो उस सूरत में हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। जैसे आपके घरों में मोबाइल फोन के साथ एक चार्जर का वो जो अडॉप्टर लगा होता है स्टूडेंट्स, अडॉप्टर का ऊपर अक्सर आप देखें लिखा होता है 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट, मींस हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो होती है 220 वोल्ट की। तो वो जो आपका अडॉप्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है रिड्यूस करता है, कम करता है उसके वोल्टेज। तो वो क्या बेसिकली स्टेप डाउन कर रहा था, तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसकी कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होते हैं। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होता है और वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल क्या होता है कम होता है। तो ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स एक टाइप है जो कि बेसिकली टाइप नहीं है, आप जैसे इसको आइडियली याद रखेंगे, हम कहते हैं
आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर स्टूडेंट्स ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि अगर हम इस प्राइमरी कॉइल के अंदर पावर देते हैं, जितनी पावर प्राइमरी कॉइल को मिलती है उतनी हमें आउटपुट के तौर पे मिल जाए। मींस आपके पास जो प्राइमरी कॉइल के अंदर पावर होती है, मींस अगर आपके पास पावर जो है प्राइमरी कॉइल में वो इक्वल हो पावर इन, जाहिर है यहाँ पे तो पावर आप देते हैं तो तब करंट आगे चलता है, वर्क होता है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इस कॉइल का रेट और इस कॉइल का रेट वो अगर दोनों क्या हो इक्वल हो जाए, यानी पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू हो जाए पावर इन सेकेंडरी कॉइल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज कॉल्ड द आइडियल ट्रांसफार्मर, मीन सबराती। हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कोई काम होता है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि कोई ना कोई एनर्जी होती है जो जाया हो जाती है, तो ये जो पावर इक्वल होने का मतलब है इसमें कोई एनर्जी जाया नहीं होती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर हमने लिखा है पावर स्टूडेंट्स हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V I के चैप्टर नंबर 14 में हमने ये देखा था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम IPVP इज इक्वल टू IS और VS, ये दोनों, तो यहां से हम अगर रिलेशन निकालें IP ओवर IS इज इक्वल टू VS ओवर VP, तो ये इन केस ऑफ करंट एंड वोल्टेज जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपके पास जो है वो इक्वेशंस आप इसको रिलेटेड, तो यहां पे देखें ये दोनों आपस में जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, I और P इनवर्सली रिलेटेड है, I और V यहां पे देख रहे हैं आप इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और जो आपका करंट और वोल्टेज है वो क्या होते हैं इनवर्सली रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है वो एक टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफार्मर जो है उसके कुछ यूज हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर तक आती है ग्रिड स्टेशन से, उससे पीछे पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वहां से लेके हमारे घरों तक आने में रास्ते में बेशुमार जगहों पे हमारे पास क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं, जिनकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है उसका वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर में या टीवी में वहां पे भी जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स को या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को भी इवन यूज किया जाता है, हमें जो डिजायर्ड वोल्टेज होता है उसको पाने के लिए। मीन जैसे हम इलेक्ट्रिकली आप देखें मोबाइल फोन चार्जर्स वगैरह जो होते हैं उनको हम देखते हैं, मोबाइल फोन चार्जर्स है या आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप के जो चार्जर्स होते हैं उनको कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो कम वोल्टेज जो है हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो अबाउट 220 वोल्ट जो है, ठीक है। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो वोल्टेज होती है तकरीबन 220 वोल्ट होती है, 220 से 230 240 तक होती है। बट जो हमारा कंप्यूटर का चार्जर है या हमारा मोबाइल फोन का चार्जर है इसको चाहिए जस्ट 5 to 10 वोल्ट, तो इस 220 को क्या करना पड़ता है फिर कम करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये वोल्टेज कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वहां पे यूज किया जाता है। इसी तरह से एक्स-रे मशीन है, सीटी स्कैनर्स वगैरह या एमआरआई रिक्वायरमेंट्स है, इनके अंदर भी जो है डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स को यूज किया जाता है, और उन ट्रांसफार्मर की वजह से जो डिजायर्ड हमें वोल्टेज होता है उसको हम जो है वो गेन करते हैं, और उसकी मदद से हमने इनको आगे डिवाइसेस आसानी से चलाने के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे ट्रांसफार्मर के डिफरेंट यूज भी हैं। इसके साथ जस्ट सिंगल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट। वर्ड मैग्नेट से मकनातीस से, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बेसिकली वो मैग्नेट होता है कि अगर कोई आपका कंडक्टर है देखिए उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड तभी तक होता है जब तक कि आप उसको करंट देते हैं। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे आप करंट को खत्म कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाता है। तो ऐसी आपके पास डिवाइसेस या ऐसा आपका कंडक्टर जो आपको एज अ मैग्नेट बिहेव करता है जस्ट उतने टाइम तक जितने टाइम तक कि आप उसको करंट देते हैं। जैसे आप करंट को रिमूव कर देते हैं तो वो जो उसकी मैग्नेटिज्म है वो भी क्या होती है खत्म हो जाती है। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था, होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा ट्रांसफार्मर, लेंज़ेस लॉ और जो आपके पास ट्रांसफार्मर के यूज वगैरह है। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।